अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास किया, न्यूसेंस की या मिसचीफ किया, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी पर इल्लीगल मुदाखलत की, तो आप कंपनसेशन क्लेम करने के लिए या किसी भी तरह की रिलीफ ऑब्टेन करने के लिए सूट फाइल करते हैं। बट आपकी प्रॉपर्टी है वो दो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आती है, यानी कि इस वाली कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन में आ रही है और इस वाली कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन में आ रही है। तो अब आप इन दोनों कोर्ट्स में से कौन सी कोर्ट में सूट फाइल करेंगे? तो इन दोनों कोर्ट्स में से किसी भी एक कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है। तो इसी को डील करता है सेक्शन 17 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। Suit for immovable property situate within jurisdiction of different courts, whereas suit is to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situate within the jurisdiction of different courts. The suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situate. यानी कि जब आप कोई रिलीफ ऑब्टेन करना चाहते हैं या आप किसी भी तरह की कोई कंपनसेशन क्लेम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी इस जगह पर है जहां पर दो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन बनती है, यानी कि इस कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन में ये प्रॉपर्टी आ रही है और दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आती है, तो इस वक्त दोनों कोर्ट्स में से किस कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते हैं? तो इन दोनों कोर्ट्स में से किसी भी एक कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है। प्रोवाइडेड डेट in respect of the value of the subject matter of the suit, the entire claim is cognizable by such court. मगर इसमें शर्त यह है कि जिस कोर्ट में भी सूट फाइल किया जाएगा, इस कोर्ट की पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए। मतलब कि जो सब्जेक्ट मैटर होगा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, इसकी वैल्यू को देखते हुए सूट फाइल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसमें दो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन बनती है, यानी कि दोनों में से किसी कोर्ट में भी सूट फाइल किया जा सकता है, लेकिन जो इस साइड वाली कोर्ट है इसकी पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन 20 लाख है और जो दूसरी कोर्ट है उसकी पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा है, और जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू भी 50 लाख से ज्यादा है, तो अब आप सूट उस कोर्ट में फाइल करेंगे कि जिसकी पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन 50 लाख से ज्यादा होगी। तो अब इन दो कोर्ट्स की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तो है, लेकिन इन दो कोर्ट्स में से एक कोर्ट की पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो सेक्शन 17 की प्रोविजो यही बात कहती है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी होनी चाहिए। जिस कोर्ट की भी पिक्यूनियरी और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी उसी कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा। और अगर दोनों कोर्ट्स की पिक्यूनियरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है तो दोनों कोर्ट्स में से किसी एक कोर्ट में भी सूट फाइल किया जा सकता है। सेक्शन 18 ऑफ कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर 1908 प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, where it is alleged to be uncertain within the local limits of the jurisdiction of which of two or more courts any immovable property is situate. Any one of those courts may, if satisfied that there is a ground for the alleged uncertainty, record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property, and its degree in the suit shall have the same effect as if the property were situate within the local limits of its jurisdiction. अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में अनसर्टेनिटी है, यानी कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और हमको ये नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है, ये बात डिसाइड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है कि सूट कौन सी कोर्ट में फाइल किया जाएगा, तो इस वक्त सूट दोनों कोर्ट्स में से किसी भी कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। मतलब सिंपली सेक्शन 18 ये कह रहा है कि अगर ऐसी कोई भी अनसर्टेनिटी होगी कि सूट दो कोर्ट्स में से किस कोर्ट में फाइल किया जाएगा, तो दोनों कोर्ट्स में से किसी भी एक कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है। लेकिन ये बात क्लियर होना लाजमी है कि जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड अनसर्टेनिटी आ रही है और ये बात कंफर्म नहीं हो रही कि सूट कौन सी कोर्ट में फाइल किया जाएगा। और जब सूट फाइल होगा तो वो कोर्ट एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। वो कोर्ट ये बात भी बताएगी कि यहाँ पर कोर्ट की जो सेक्शन से रिलेटेड अनसर्टेनिटी है, और फिर वो कोर्ट अलाउ करेगी कि ठीक है आप ये सूट फाइल कर सकते हैं। और जो भी डिग्री वो कोर्ट इशू करेगी, इस डिग्री का इफेक्ट वही होगा
जैसा कि उसी कोड की जो सेक्शन में ये प्रॉपर्टी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्रिज है और इस ब्रिज की लेफ्ट साइड पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको ये कोड डील करती है, जबकि ब्रिज की राइट साइड पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको दूसरी कोड डील करती है। मतलब कि अगर ब्रिज की लेफ्ट साइड पर किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो सूट इस कोड में फाइल किया जाएगा जो कि कोड ब्रिज की लेफ्ट साइड पर है, और अगर ब्रिज की राइट साइड की किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो सूट उस कोड में फाइल किया जाएगा जो कि कोड ब्रिज की राइट साइड पर है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी ब्रिज के सेंटर में है तो अब सूट कौन सी कोड में फाइल किया जाएगा, यानी कि एक केस कौन सी कोड में फाइल किया जाएगा। अगर जो सेक्शन से रिलेटेड अनसर्टेनिटी है, एक लैंड ऐसी जगह पर है जहां पर यह डिटरमाइन करना मुश्किल है कि ये दो कोड्स में से कौन सी कोड की जो सेक्शन में आती है, अगर हमको पता ही नहीं है कि इन दो कोड्स में से कौन सी कोड में सूट फाइल किया जाएगा, तो ऐसी सूरत में दोनों कोड्स में से किसी भी एक कोड में सूट फाइल किया जा सकता है। मतलब अगर प्रॉपर्टी ब्रिज के सेंटर में है तो इस वक्त ब्रिज के लेफ्ट साइड पर जो कोड है वहां पर भी सूट को फाइल किया जा सकता है, और ब्रिज के राइट साइड में जो कोड है वहां पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। Provided that the suit is one with respect to which the court is competent as regard the nature and value of the suit to exercise jurisdiction। इसकी प्रोविजो ये बात कहती है कि जब सूट फाइल किया जाएगा तो इस सूट की वैल्यू और नेचर को भी देखा जाएगा, यानी कि वो कोर्ट कम्पिटेंट होनी चाहिए, इसके पास पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल दोनों जुरिसडिक्शन होनी चाहिए, तो इसके बाद उस कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है। तो जिस कोर्ट की पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल दोनों जुरिसडिक्शंस होंगी तो उसी कोर्ट में सूट फाइल किया जाएगा। Section 18, subsection 2, where a statement has not been recorded under subsection 1 and an objection is taken before an appellate or revisioner court, that a degree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situated, the appellate or revisioner court shall not allow the objection unless, in its opinion, there was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto, and there has been a consequent failure of justice। सेक्शन 18 की सबसेक्शन 2 ये बात कहती है कि वो स्टेटमेंट जो कि सबसेक्शन 1 के तहत रिकॉर्ड की जाती है, अगर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाती और एपीलेट या रिविजनल कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन लिया जाता है कि जो भी ऑर्डर या डिग्री पास की गई है वो गलत है, वो विदाउट जुरिसडिक्शन है, तो एपीलेट या रिविजनल कोर्ट इस ऑब्जेक्शन को एंटरटेन नहीं करेगी। अगर एपीलेट या रिविजनल कोर्ट को ये लगता है कि सूट को फाइल करते हुए कोई भी ऐसा रीजनेबल ग्राउंड नहीं था कि किसी भी तरह की जुरिसडिक्शन से रिलेटेड कोई अनसर्टेनिटी है या किसी भी तरह का कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ आज की लेक्चर को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इजीली लॉ से रिलेटेड नॉलेज गेन कर सकें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।